अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि गेहूं कटाई करने के बाद हम कौन सी फसल लगाएं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि देखिए, जब हम यह वीडियो बनाने की सोच रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि देखिए इस मैटर पे और लोग कैसी वीडियो बनाए हुए हैं। तो जब हम उनकी वीडियो देख रहे थे तो वह लोग चाहे जैसी फसलों को बस रिकमेंड कर दे रहे थे किसानों को कि ठीक है आप ये फसल लगा सकते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा रेट बता दे रहे थे। ऐसी परिस्थिति में किसान अगर उनको लगाता है तो घाटा के सिवा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम जो आप लोगों को बताएंगे, एक रियल किसान के तौर पे बताएंगे। देखिए, हम सभी प्रकार की जो सब्जियां होती हैं इनकी खेती भी कर चुके हैं। इसके साथ साथ बागवानी में जो फसलें आती हैं, केला है, पपीता है, बेर इत्यादि फसलें हम लगाए हैं। सबका अनुभव है किस टाइम पे किस फसल का क्या रेट रहता है और किस फसल में कितनी रिस्क आप लोगों को किस मौसम में रहती है। तो सारी चीज हम आप लोगों को बताएंगे, शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कौन सी फसल लगाएं। लेकिन कुछ एक ऐसी फसल इसमें हम ऐसी भी बताने वाले हैं कि जिनको अगर आप लोग लगाते हैं तो उत्पादन तो कुछ भी नहीं मिलेगा, बेचने को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपका खेत है यह काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं कि गेहूं कटाई करने के बाद आप कौन कौन सी फसलों को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें, जब आप लोगों की गेहूं की कटाई हो जाती है तो ज्यादातर किसानों का उद्देश्य ये होता है कि हम आगे चल करके जुलाई के मौसम में धान की खेती करेंगे। तो ध्यान यहाँ पर यह देना है कि हम यहाँ पर ऐसी ही फसलें लगाएं जो कि हमारी 2.5 से 3 महीने के अंदर खेत को खाली कर दे, ताकि हम जो आगे फसल जुलाई में जाकर के लगानी है उसके लिए हमारा जो खेत है यह तैयार रहे। तो जो हम सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर फसल बताना चाहते हैं वह है मूंग की खेती। देखिए, अगर आप लोग मूंग की खेती गेहूं कटाई करने के बाद लगाना चाहते हैं तो जो मूंग की खेती होती है यह कम दिन की होती है, जिससे जब आप लोगों को धान लगाना होता है उसके पहले ही आपकी मूंग तैयार हो जाती है। और 1 एकड़ के हिसाब से देखा जाए तो जो मूंग का उत्पादन होता है यह 7 क्विंटल से लेकर के 10, 11, 12 क्विंटल तक आप लोगों को उत्पादन देखने को मिल जाता है। और बाजार में जो इसका रेट होता है, ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को कभी कभी रेट मिल जाएगा, कभी कभी कम रेट मिलेगा। लगभग जो मूंग का रेट होता है यह अस्थायी होता है और इसमें ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। तो अगर आप लोग मूंग की फसल लगाते हैं तो खेत आपका चाहे मजबूत रहे या कमजोर रहे, ऐसी परिस्थिति में आप लोग सभी प्रकार के लगभग खेतों में मूंग की खेती बड़े आराम से कर सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि जिस खेत में आप लोग खेती करने जा रहे हैं मूंग की, वह चिकनी मिट्टी वाला खेत नहीं होना चाहिए। बाकी जो आपकी मूंग होगी वह काफ़ी अच्छी तैयार हो जाएगी और धान लगने से पहले आपका खेत पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। हमारी जो दूसरी फसल है यह है उड़द की खेती को लेकर के। देखिए, जैसे हमारी मूंग की फसल होती है कम पानी में तैयार हो जाती है, वैसे ही हमारी जो उड़द की खेती होती है यह भी कम पानी में तैयार हो जाती है। इसके जो बाजार में रेट मिलते हैं लगभग अस्थायी रहते हैं। उत्पादन भी लगभग ना तो बहुत ज़्यादा होता है ना तो बहुत कम होता है, हमेशा लगभग एक जैसा प्राप्त होता है। लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि इसमें जो पीलापन रोग होता है यह ज़्यादातर किसानों की फसल में लग जाता है। तो अगर आप लोग उड़द की खेती कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग प्रिवेंटिव तौर पे उसके लिए पहले से ही स्प्रे कर दीजिए, ताकि जो आपकी उड़द की फसल है यह उस रोग से प्रभावित ना होने पाए और आप लोगों को एक अच्छी प्रॉफिट, एक अच्छा उत्पादन देखने को मिल सके। अब हमारी जो तीसरी फसल है ये है मक्का की खेती को लेकर के। काफ़ी किसान भाई हैं जब गेहूं की कटाई हो जाती है तो मक्के को लगाते हैं, लेकिन जो हमारा मूंग और उड़द होता है उसकी अपेक्षा जो मक्का होता है इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा लगता है। अगर आपकी बलुई दोमट है तो ऐसे में 4, 5, 6 पानी तक लग जाते हैं, और वहीं पर आपकी अगर शुद्ध दोमट मिट्टी है तो ऐसे में 3 से 4 पानी में भी जो आपका मक्का होता है यह कंप्लीट हो जाता है। मार्केट में इसका जो रेट होता है यह लगभग अस्थायी होता है और इसके साथ साथ आप लोगों को इसका जो उत्पादन है यह भी बेहतर देखने को मिल जाता है। और आप लोगों को एक चीज़ बताते चले कि अगर आप लोग कच्चा मक्का बेच देते हैं बाजार में तो ऐसे में जो आपका खेत होता है लगभग 60 से 65 दिन में खाली हो जाता है। वहीं पर अगर आप लोग इसे पका करके उसके बाद इसके दाने निकाल करके मंडी में बेचते हैं तो लगभग 90 से 100 दिन लग जाते हैं। फिर भी जो आपका खेत होता है यह धान लगाने के पहले खाली हो जाता है। अब जिस फसल के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं वो फसल है ढैंचा की खेती। देखिए, जो ढैंचा की खेती होती है जब गेहूं की कटाई हो जाती है तो उसके बाद काफ़ी किसान ऐसे होते हैं जो अपने खेतों की गहरी जुताई करा करके छोड़ देते हैं, ताकि जो भी उसमें कीट के अंडे बच्चे होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। और जब वह अगली फसल लगाते हैं तो उनकी मिट्टी अपेक्षाकृत ज़्यादा भुरभुरी रहती है। उसके साथ साथ उसमें जो अगली फसल लगाई जाती है उसमें कीटों की मात्रा काफ़ी कम देखने को मिलती है और आपकी मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन काफ़ी किसान ऐसे होते हैं जो इस प्रक्रिया को ना करके
ढैंचा की खेती करते हैं, ढैंचा की जब आप लोग खेती करते हैं तो जो आपका ढैंचा होता है लगभग 50 से 60 दिन में खेत में तैयार हो जाता है। लगभग 2 से 3 पानी की इसको आवश्यकता पड़ती है। शुरुआत में यह हल्की गति से बढ़ता है, लेकिन जैसे ही यह 1 फीट का होता है, देखते ही देखते कब 4 फीट का हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलता है। तो जब यह 4 से 5 फीट का हो जाता है, तब जो इसकी जुताई होती है यह कर दी जाती है। इससे होता यह है कि जो आप ढैंचा लगाए हैं, इससे आपके खेत में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है यह हो जाता है, जिससे आपके खेत में जो नाइट्रोजन होता है, जिसे आप लोग सामान्यतः यूरिया के नाम से जानते हैं, वह पर्याप्त मात्रा में हो जाता है। तो जब भी आप लोग अगली फसल लगाते हैं तो उसमें आप लोगों को नाइट्रोजन जो खाद होती है, यूरिया खाद होती है, उसे काफ़ी कम मात्रा में प्रयोग करना होता है। इसके साथ साथ आपकी मिट्टी में जो कार्बन होता है यह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो ढैंचा होता है इसकी पत्तियां काफ़ी ज़्यादा होती हैं, डंठल बहुत सारे होते हैं, और ऐसे में आपके खेत में मान के ये चलिए कि लगभग 5 से 10 ट्राली गोबर की खाद जितना काम करता हुआ दिखाई देता है। तो अगर आप लोग कोई भी फसल नहीं लगाना चाहते हैं, खेत को जोत करके छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, तो जो ढैंचा है यह आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। आप अपने नज़दीकी क्षेत्र में इसके बीज पता कर सकते हैं, अगर वहाँ पर मिल जाए तो आप लेकर के बुआई कर दीजिए। अगर नहीं मिलता है तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर जो हम नंबर दिए हैं उस पर आप लोग कॉल करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सब्जियों के अंतर्गत आप लोग क्या लगा सकते हैं। सामान्यतः देखिए, इस समय अगर आप लोग गेहूं कटने के बाद सब्जियों को लगाते हैं तो एक तो उस समय तापमान बहुत ज़्यादा होता है, सब्जियों की देखभाल बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, और जो किसान लेट बुआई किए थे उनकी जो फसल होती है यह जून तक आती रहती है। तो अगर आप लोग अप्रैल के फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक में भी अगर लगा देते हैं सब्जी, तो ऐसे में जब वह बाजार में आएंगी, लगभग मई के लास्ट में आ जाती हैं, तो आपको रेट अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। बाद में जाकर के बरसात का मौसम आ जाएगा, सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी फसल काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है और आपको कुछ विशेष देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे में अगर आप लौकी, कद्दू, नेनुआ, करेला इत्यादि प्रकार की सब्जियों को गेहूं कटने के बाद लगाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप लोगों को बच के रहना चाहिए। इन फसलों को अगर आप लोग लगाएंगे तो उत्पादन तो ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन बाजार में आप लोगों को रेट ना मिलने की वजह से आपकी लागत निकलनी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनको अगर आप लोग लगाते हैं तो आप लोगों को एक बेहतर रेट मार्केट में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि सब्जियों के अंतर्गत आप कौन सी फसलें लगा सकते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग लगाना चाहते हैं तो धनिया लगा सकते हैं। जो धनिया होती है, जब आप गेहूं कटाई करने के पश्चात लगाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में वह धनिया आपकी 100 रुपये प्रति किलो से ऊपर ही मार्केट में बिकती है। लेकिन अगर 100 रुपये प्रति किलो से ऊपर बिक रही है तो ऐसे में क्या कारण है भाई? देखिए, ज़्यादातर किसान नहीं उगा पाते। कारण यह है कि जो धनिया की फसल होती है ठंडियों की खेती है, जब आप लोग इसे गर्मियों में करते हैं तो इसे उगाना काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है। इस वजह से ज़्यादातर किसान नहीं उगा पाते हैं। इस वजह से जो मार्केट में रेट होता है ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन कुछ एक तरीके हैं जिनको अगर आप लोग अपनाते हैं तो आप लोग गर्मी में जो धनिया की खेती होती है इसको कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग गर्मियों में धनिया की खेती करने जा रहे हैं तो आपके पास स्प्रिंकलर होना ज़रूरी होता है, ताकि आप लोग हल्की सिंचाई कर सके, बार बार सिंचाई कर सके, जिससे धनिया का जो जमाव होता है यह काफ़ी अच्छा हो सके और जो आपका तापमान है यह नियंत्रित भी हो सके। तो अगर आप लोगों के पास स्प्रिंकलर है तो उसकी सहायता से धनिया की खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास स्प्रिंकलर नहीं है तो क्या कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए करना ये होगा कि जो आपका खेत है पहले उसे पूरी तरीके से आप लोग समतल कर लीजिए, उसके बाद उसे छोटी छोटी क्यारियों में बांट दीजिए, फिर उसमें पानी भर दीजिए। जिस तरीके से आप लोग धान की नर्सरी डालते हैं उसी तरीके से करना होता है। तो जब आप उन लोग उसमें पानी भर देते हैं तो जब पानी लगभग सूखने वाला होता है तो जो धनिया के बीज होते हैं उनको आप लोग वहाँ पर छींट दीजिए। अब जब आप छींट देते हैं तो उसके बाद जो बगल में आप नाली बनाए हुए हैं वहाँ से हल्की मिट्टी ले करके उनके ऊपर हल्का सा बुरकाव कर दीजिए। इससे जो आपकी धनिया है इसका जमाव अच्छी तरीके से हो जाता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप लोग इस तरीके से बुआई कर रहे हैं तो सबसे पहले जो काम आप लोगों को बुआई करने से पहले करना चाहिए वो ये है कि धनिया को पहले 2 पार्ट में तोड़ दीजिए और उसके बाद 24 घंटे आप लोग भिगो करके रख दीजिए। उसके बाद उसको निकालिए, फिर 24 घंटे उसे लगभग नम वाले स्थान पर जूट के बोरे में रख करके रख दीजिए और उसके बाद आप लोग बुआई कीजिए, ताकि आपके धनिया का जो जमाव है यह अच्छा आ सके। लेकिन जहाँ पर
ठंडियों में धनिया की बीज कम लगती है, वहीं पर आप लोगों को धनिया का जो बीज होता है इसकी मात्रा लगभग 1.5 से 2 गुनी कर देनी चाहिए, क्योंकि जो जमाव होता है यह काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो अगर आप लोग इन सावधानियों का ध्यान रखते हैं, इस तरीके से करते हैं, तो गर्मी में भी आप लोग धनिया की खेती कर सकते हैं। और अगर करते हैं तो धनिया का जो रेट होता है यह 100 रुपये प्रति किलो से ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। अब इसके अलावा हमारे पास कई किसानों के ये प्रश्न होते हैं कि क्या हम जो है मार्च लास्ट अप्रैल में बैगन की खेती कर सकते हैं? तो देखिए, अगर हम बोले कि भाई अगर आप लोग नए किसान हैं या पुराने किसान हैं, तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब आप गर्मी के मौसम में बैगन लगाते हैं तो उस समय क्या होता है कि उत्तर भारत में पछुआ हवाएं चल रही होती है, जिसे लू के नाम से जाना जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा गर्म और सूखी होती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब आपके बैगन में फूल लगते हैं तो वह काफ़ी ज़्यादा झड़ते हैं, और जो गर्म मौसम होता है, यह जो कीड़े होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल होता है। एक तो फल फूल नहीं लगेंगे, दूसरे जो भी फल फूल लग जाएंगे उनको कीड़े काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। उन कीड़ों को ख़त्म करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा महंगी दवाओं का प्रयोग करना पड़ेगा, और ऐसे में आप लोग देखेंगे कि आप अगर गर्मी में बैगन की खेती करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लागत डालनी पड़ेगी, और ओवरऑल आप लोगों के हाथ में रिटर्न कुछ आएगा नहीं। बाद में जा करके आपका पौधा पुराना हो जाएगा और उसका प्रोडक्शन घट जाएगा। तो अगर आप लोग बैगन की खेती की शुरुआत करना चाहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग इसकी नर्सरी जून लगते ही डाल दीजिए और जुलाई लगते ही पौधरोपण कर दीजिए। तब आपको कम देख रेख करनी पड़ेगी, और ऐसे में जो आपकी प्रॉफिट है यह काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाएगी। अब अन्य सब्जियों को लेकर के हम आप लोगों को सचेत कर देना चाहते हैं, जैसे लौकी है, कद्दू है, नेनुआ है, भिंडी है, करेला है, इत्यादि प्रकार की जो फसलें होती हैं, अगर आप लगाना चाहें तो लगा तो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या वही होती है कि जो मौसम होता है यह काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका होता है, और जो किसान पहले ही इनको लगा चुके हैं वह भी मार्केट में काफ़ी लेट तक प्रोडक्शन उनका होता रहता है, लेके आते रहते हैं। तो जब आप लोग मई और जून में लेकर के जाएंगे उन सब्जियों को बाजार में, तो आप लोगों को रेट एकदम देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वजह से आप लोगों को प्रॉफिट तो ना के बराबर होगा। ऐसे में रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, और लगाने तो आप 25 से 30 प्रकार की ऐसी फसलें हैं जिनको गेहूं कटने के बाद सब्जियों के अंतर्गत लगा सकते हैं, लेकिन वह लगाने लायक नहीं होती हैं। तो अगर आप लोग इनकी खेती करना चाहते हैं तो हम एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं, जिसमें हम आप लोगों को 1 एकड़ से 3 लाख रुपए का सेटअप किस तरीके से बना सकते हैं इसको बताएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को वीडियो मिल सके, और आप लोग उस तरीके से पूरा प्लान समझ करके खेती की शुरुआत करें। घाटा होने का चांस ना के बराबर रहेगा, और प्रॉफिट आपकी 3 लाख रुपए तक जा सकती है। तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।